नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। ये पूरी की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप जीपीएस स्कूल के प्रांगण से देख रहे हैं। और आज आगाज के फलस्वरूप नए सेशन की शुरुआत हुई है जीपीएस स्कूल में और दो मेहमानों को मुख्य रूप से बुलाया गया है। और दोनों मेहमान तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूनम कुंडू और साथ में है विशाल कुंडू, जो लेफ्टिनेंट के पद पर फिलहाल कार्यरत होंगे। भविष्य को लेकर हमारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। और जीपीएस स्कूल का प्रांगण एक बार तस्वीरों में आप देखिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि पूरे के पूरे जितने भी आज फर्स्ट सेशन के दिन जो बच्चे आए हैं वो एक बार लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू भाई। आपको भी थैंक यू सर। जो बच्चों के सवाल आए हैं, क्योंकि इस सेशन में हमने कोशिश की है कि जो बच्चे 10th के बाद 11th में होंगे या बच्चों के बीच जो भी कुंठाएं हैं, शंकाएं हैं कि हम आगे क्या करें, कैरियर किस उसमें अच्छा रहेगा, तो उन तमाम सवालों के साथ हम मुखातिब रहे हैं और साथ ही साथ इनकी सक्सेस स्टोरी भी जानेंगे। तो पूनम, सबसे पहले मैं आप पर आऊँगा। आप आज़ाद ख्यालों की लड़की रही हैं। आप पहली से लेकर +2 तक यहीं आपने पढ़ाई की है और इसके बाद आप आज जिस पद पर कार्यरत हैं, एक बार खुद ही बताएं अपने बारे में। मैं पुलिस कांस्टेबल पद पे तैनात हूँ, करनाल। अच्छा जी। वहाँ आप सेवाएं दे रही हैं। हाँ जी। अभी स्कूल का योगदान कितना मानती हैं आप अपने जीवन में? स्कूल का जैसे हम अगर परसेंटेज में करें तो 50% है मेरा स्कूल का, क्योंकि मेरा बेस यहीं से बना है। वो कंट्रीब्यूशन है स्कूल का बहुत ज़्यादा मेरी इस प्रिपरेशन में। जो मुझे पता करना चाहिए था कि जो हमें इंस्टीट्यूट में जाते हैं हम कोचिंग के लिए, जो हमें टीचर बताते हैं कि आप NCERT पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप वहाँ से बैकग्राउंड तैयार करो, अपना बेस तैयार करो, तो यही करवा दिया था मेरा टीचर्स ने। यही आपका बेस क्लियर हो गया था। विशाल, आपके जीवन में कितना योगदान मानते हैं आप? सर, मैं स्कूल का बहुत योगदान मानता हूँ अपने जीवन में। यहीं से मुझे NDA के लिए एक मोटिवेशन मिली थी। मुझे जो गाइडलाइन दी गई थी सर के द्वारा, मेरे फादर के द्वारा, तो उसी के बाद मैं ये सब सोच पाया, कर पाया और आई एम सेलेक्टेड एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी टुडे। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है कि यहीं से पढ़े हो और यहीं चीफ गेस्ट आए हो, तो थोड़ा सा अंदर कुछ कुंठाएं या फीलिंग्स क्या हैं? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गांव में आया हूं। अपने गांव के स्कूल में मुझे मौका मिला है एज अ चीफ गेस्ट कि मैं यहां आऊं, गाइड कर पाऊं अपने जूनियर्स को, जो मेरे गांव के बच्चे हैं, गांव के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग है सर। अच्छा है। यही सेम सवाल अगर आपसे करें पूनम? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे अब बच्चे 9th 10th क्लास के बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हम 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लें। तो इसमें ये सोचने वाली बात नहीं है कि नॉन मेडिकल वालों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्ट वाले भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। सही बात है। आपने आर्ट्स बैकग्राउंड चूज़ किया था। जब 10th के बाद ये सस्पेंस होता है बच्चों में कि क्या लें, क्या आर्ट्स ठीक रहेगा, या फिर अगर मैंने आर्ट्स ले ली तो पता नहीं क्या छूट जाएगा दुनिया से, क्या पता नहीं दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो जाएगी। आपके जीवन में भी ये सवाल आया होगा एक बार? बिल्कुल आया था, क्योंकि मैं भी साइंस साइड में जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं प्राउडली बोल रही हूँ मैं आर्ट साइड से हूँ और मैंने जो अचीव किया है ना वो आर्ट्स की बदौलत ही किया है। अगर आपको ये लगता है कि चलो मेरा एग्जाम्पल एक नॉर्मल है, ठीक है भाई, छोटा बड़ा का भी देख लें, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जाके यूट्यूब पे चेक करना। टीना दाबी IAS रैंक 1 है 2016 के, उनका इंटरव्यू या उनकी बायोग्राफी चेक करना। वो आर्ट साइड से थी और उनका ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है UPSC में IAS के लिए, और पॉलिटिकल साइंस उनका बैकग्राउंड था। मैं पॉलिटिकल साइंस इस करके बोल रही हूँ, मेरा भी पॉलिटिकल साइंस था और अब भी मेरा पॉलिटिकल साइंस है। ये मत समझो कि मुझे मैं नॉन मेडिकल लूँगा तो मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, फोर्स मत करो अपने आप को किसी चीज़ के लिए। अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे ना तो वो फोर्स थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। जो आपका दिल करे ना, आपको अगर आप कुछ अचीव कर सकते हो ना, आपके अंदर है काबिलियत, तो आर्ट से भी कर सकते हो। बिल्कुल। अब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से मेरा सवाल सेम यही सवाल है, आपका क्या मानना है? सर, मेरा ये मानना है कि जो आपका फील्ड है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसी को चूज़ करें। आपको पीयर प्रेशर या फिर फैमिली के उसमें नहीं आना चाहिए कि हाँ सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी। बिकॉज एज यू कैन सी द प्रीवियस रिजल्ट, द मोस्ट UPSC क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। हमारे जो जिला अधिकारी, जो हमारे IAS IPS बनते हैं, उनमें से अधिक आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले ही होते हैं, क्योंकि एक्चुअली सर जो आर्ट्स का स्ट्रीम चूज़ करते हैं उसमें मेन उनका पर्पज़ ही ये रहता है कि वो UPSC क्रैक करें, सिविल सर्वेंट बने, और वो
वो एक बहुत ही अच्छी लाइन है। मेरी सिस्टर भी आर्ट्स के थ्रू यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आई विल से दैट इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर गोल्स, दैट व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। इट डजंट डिपेंड दैट व्हाट स्ट्रीम यू हैव चूज। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन यू हैव टू टेक मेडिकल, you have to adopt the bio in your further studies, your graduation. So sir, it depends on the individual कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या चीज़ करना चाहता है और क्या पढ़ना चाहता है, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है सर उस फील्ड में। आपकी लाइफ में भी ये फेज़ आया होगा, तब किसने आपकी हेल्प की और फिर आपने क्या चूज़ किया? सर एक्चुअली एनडीए के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स एक काफ़ी अच्छा पोर्शन होल्ड करता है। 900 मार्क्स का सर रिटर्न होता है, उसमें 300 की मैथमेटिक्स होती है, और यही मेरा मेन रीज़न था नॉन मेडिकल चूज़ करने के लिए कि मुझे अपने मैथमेटिक्स की कमांड जो है वो अच्छी रखनी थी ताकि मैं यूपीएससी के थ्रू एनडीए का एग्ज़ाम निकाल सकूँ सर, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया था। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा आज़ादी के बारे में है। घर में, परिवार में लड़कियों को कितनी आज़ादी दें, और वो आज़ादी अगर अच्छे से दी जाए तो कोई भी लड़की पूनम भी बन सकती है। तो आज़ाद ख्यालों की लड़की पर मेरा सवाल है, आपको पूरी आज़ादी थी स्कूल में भी और घर पे भी, और वो आज़ादी आज काम भी आए, तो इस आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में आपका जवाब? देखो, अगर किसी भी लड़की को, सेम लड़कों के बारे में, तो यहाँ बात पूछी है आपने लड़की के बारे में, अगर किसी भी लड़की को आज़ादी दी जाती है ना, तो उनके ना 2 रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप अपनी आज़ादी को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आप कुछ अचीव करोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव रिजल्ट उसका लेके आओगे ना, तो फिर वो आपके खिलाफ ही होएगा। सही बात है। तो आज़ादी अगर आपको मिले तो आप लकीएस्ट वन हो। आपको आज़ादी मिले तो अपनी आज़ादी का, अपनी अपॉर्चुनिटी का पॉजिटिव यूज़ करो, उसका यूज़ करो, अपने लिए यूज़ करो, अपना फ्यूचर बनाओ। सेम सवाल लड़कों से भी, आज़ादी का आपके लिए क्या मतलब है, और आज़ादी अगर ज़्यादा बाउंडेशन खोल कर दी जाए तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी साबित होती है, आपका क्या मानना है इस पर? सर मेरा ये मानना है कि आज़ादी हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि वो एक फ़ीमेल स्टूडेंट है या फिर एक मेल स्टूडेंट है। हमारी सोसाइटी में एक्चुअली देखा जाता है कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स को ज़्यादा आज़ादी दी नहीं जाती है, उन्हें काफ़ी बाउंड किया जाता है कि वो बाहर नहीं जा सकती, बाहर शहरों में पढ़ने नहीं जा सकती। पर आज की डेट में सर एजुकेशन की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी है कि घर पर रह के भी बच्चा तैयारी कर सकता है, और आज़ादी का मतलब है कि आपके माँ बाप आपको पढ़ाई की आज़ादी दे रहे हैं कि आपको जितना पढ़ना है, जहाँ जाके पढ़ना आप पढ़िए। लेकिन उसका एक जो साइड इफ़ेक्ट आजकल देखने को मिल रहा है कि हाँ, हम उसका हार्मफुल इफेक्ट है कि पेरेंट्स बाद में ध्यान दे पाते और बच्चा कई बार गलत राह पर चला जाता है। लेकिन सर उसका बच्चे पे डिपेंड करता है कि हाँ उसकी डेडिकेशन कितनी है, वो अपने आप पर कितना विश्वास रखता है, उसको अपने माता पिता की, अपनी सोसाइटी के बारे में वो क्या विचार रखता है, कितना उसको अपने जीवन में करना है। तो सर वो सब अगर वो अपने दिमाग में रखेगा तो मैं नहीं सोचता कि आज़ादी के बाद कोई भी लड़का या लड़की मिसगाइड होंगे, वो अपने एम से भटकेंगे। अगर आज़ादी दी जाए तो हर कोई अच्छा ही करेगा अगर उसके अंदर डेडिकेशन है तो। सही बात है। अभी 10th क्लास की एक लड़की की ओर से सवाल आया था कि आईएएस कैसे बने। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सवाल पूछ तो लिया, लेकिन हम पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आईएएस कैसे बने। तो आप में से जो भी कैपेबल हो इसका जवाब देने के लिए मैं उसी के पास आऊँगा। जी पूनम। आईएएस कैसे बने? आईएएस सबसे पहले तो हमें कुछ भी करने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको ना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर आए हम एजुकेशनल लेवल पे, आपको स्ट्रीम तो हमने अभी बताया है, जो आपका मन करे बिना किसी फोर्स के, जो आपका दिल कहे, जो आपका इंटरेस्ट कहे, वो आप स्ट्रीम लो। आर्ट्स लो, नॉन मेडिकल लो। ऐसी बात नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चे आईएएस बनते हैं, ये कि नॉन मेडिकल वाले बच्चे, आईआईटी किए हुए बच्चे भी एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो भी आईएएस बनते हैं। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मच बेटर है कि जब आप 10th पास करते हैं उसी टाइम अपना गोल सेट कर लें, अपना जो भी विजन है उसके साथ क्लियर होकर चलें कि हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है। उसी हिसाब से अगर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन वो होती है, ग्रेजुएशन ही होती है। उसके लिए ग्रेजुएशन का ये नहीं है कि आपको परसेंटेज कितने चाहिए, कुछ भी परसेंटेज हो, पास होना जरूरी है। कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, किसी भी साइड का हो, आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आईएएस, आईपीएस और जो भी टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट, आईएएस, और जो बच्चा जैसे आजकल है ना कि हमें फ़ॉरेन में जाना है, हम यूपीएससी के थ्रू भी फ़ॉरेन में जा सकते हैं। फ़ॉरेन सर्विसेज की भी होता है उसमें, आईएफएस, इंडियन फ़ॉरेन सर्विसेज, जो टॉप लेवल पे होता है। जैसे माँ बाप लड़कियों को भेजने से कतराते हैं,
लेकिन आप यूपीएससी के थ्रू आप फॉरेन में बैठे जॉब कर सकते हैं। आप अपने इंडिया को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, अपने आप को भी रिप्रेजेंट करोगे, अपने माँ बाप को भी रिप्रेजेंट करोगे, और आप अपना गोल भी अचीव कर सकते हो फॉरेन में जाने के लिए। फॉरेन सर्विसेज में आप वहाँ सर्वेंट बन सकते हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये जवाब पूरा हो गया होगा। आईएएस कैसे बने, इसको लेकर आपको, या फिर मैं अगले सवाल पे बढ़ूँ विशाल? तो सर मैंने सब सही। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा ये है, बच्चों की ओर से भी आया है कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपका जो फ्री टाइम होता है दिन का, क्या करते हैं उसमें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम अपनी कोई हॉबी चूज़ करते हैं या अपना फ्री टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं, तो उसमें हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का ही सोचें। उसमें हम अपना टाइम, हाँ अगर आपको अपना माइंड रिफ्रेश चाहिए कि हाँ हमें एक खेलना भी ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ भी अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। पर अगर आप फ्री टाइम्स की बात करें कि रात को पढ़ाई के बाद या फिर उसमें आप कंस्ट्रक्टिव क्या कर सकते हैं, तो सर उसमें आप अपनी स्किल्स पर काम करना मेरे लिए मैं सोचता हूँ बेस्ट रहेगा। कि हर बच्चे को अपने एक पर्सनल हॉबी बनानी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में और आगे जा सके। जैसे कि न्यूज़ रीडिंग, सर काफ़ी अच्छी सर नॉवल जिसे हम कहते हैं डेडिकेशन के लिए, मतलब इंस्पिरेशन नॉवल जो है आर्मी पे रिलेटेड, वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं। या फिर सर हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो ऑनलाइन न्यूज़ चैनल होते हैं इंग्लिश, सर उनको देखें तो उससे सर हमारी काफ़ी हेल्प होती है, जिससे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी कर सकते हैं, हमारी जर्नल अवेयरनेस बढ़ती है। और सर मैं यही कहूँगा कि जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद हर बच्चे का उसमें होना चाहिए कि उसकी हॉबी है, उसका इंटरेस्ट उसमें हो। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के थ्रू जब आप वर्ल्ड के बारे में समझते हैं, जानते हैं, देशों के बारे में आपको पता चलता है, तो आप अपने बारे में और ज़्यादा वो सोचेंगे कि हाँ मुझे इस लेवल पर जाना है, मुझे इस इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बात करूँ सर मैं एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू की, तो उसके थ्रू सर वही बच्चा कर पाता है जिसकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो, जो अपनी लाइफ को एक वेल मैनर्ड में जी रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि फ्री टाइम है तो हम मूवी देखें, वीडियो गेम्स खेलें, उससे सर ओनली टाइम की वेस्टिंग ही होती है। उसमें हम और अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं और नया कुछ सीख सकते हैं। पूनम कुंडू क्या करती हैं अपने फ्री टाइम में? सबसे पहले कहूँ तो फ्री टाइम ही नहीं है। अब तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि ड्यूटी भी मैनेज करनी है, जो मैंने सोचा मेरा जो गोल है वो भी अचीव करना है, और घर भी संभालना है। रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी करना है। लेकिन मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग, चलो वो तो मेरे टाइम टेबल में है। मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ फ़ोन पे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है? यस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एट द एंड फैमिली ही है जो आपको सब कुछ देती है, जहाँ से हम सब कुछ सीखते हैं, और सपोर्ट करती है हर वे से। मैं मेरी माँ से बात करना प्रेफर करती हूँ, एक दो और है, लेकिन मैं फ़ोन पे बात करती हूँ फ्री टाइम में, क्योंकि टाइम होता ही नहीं है। सारा टाइम एक पार्टीशन होते हैं, किस टाइम में ये करना है, इस टाइम ड्यूटी करनी है। जैसे मैं पुलिस की जॉब में हूँ तो कोई टाइम ही नहीं होता किस टाइम में ड्यूटी, भाई इस टाइम ड्यूटी है, जिस टाइम फ़ोन आ जाता है उसी टाइम ड्यूटी पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे घर पे बात कर लेती हूँ या मेरी जो फ्रेंड्स हैं उससे बात कर लेती हूँ, बस यही है। एक सोशल मीडिया को लेकर हमारे सबके दिमाग में एक परसेप्शन है कि हम यूज़ करें ना करें, करें तो क्या करें। इसको लेकर भी आप सबके सवाल होंगे कि मोबाइल का यूज़ कितना करें, कितना ना करें, अगर करना है तो कहाँ करें। विशाल, आपने भी ये चीज़ फेस की है, आप कर भी रहे हैं, आपका क्या मानना है? सर मेरा ये मानना है कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। एवरी कॉइन हैज़ इट्स टू फेसेस। तो वो उस इंडिविजुअल पे, उस बच्चे पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से उस चीज़ का लाभ ले रहा है या फिर उससे अपने आप को हानि पहुंचा रहा है। जो सोशल मीडिया आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस सब का यूज़ करते हैं। सर वो हर चीज़ की सर लिमिट अच्छी है कि हाँ आप एक लिमिट में रह के उस चीज़ का एक अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे हैं, हल्का फुल्का चला रहे हैं दिन में 5 मिनट 10 मिनट, तो उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है सर। पर अगर आप उसके एडिक्टेड हो रहे हैं, आप उसी की वजह से अपना ज़्यादा टाइम उस पर दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ रहती है। और मैं तो ये कहता हूँ सर कि जो इंटरनेट की इतनी ईजी एक्सेस आज की डेट में मिल गई है हमें, कि हर घर में मोबाइल फ़ोन्स है, इंटरनेट एक्सेस है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर आप उसको अपने पढ़ाई की तरफ लगाएं, उसका यूज़ करें। जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो आज की डेट में इतनी अच्छी हो गई है, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, नॉलेज है। आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में लाखों लोगों ने उसके बारे में डाला है, उसकी वीडियोज़ हैं, लेक्चर है, तो उसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट भी है अगर आप उसका लेना चाहें तो। इस पर बात रखना चाहती हैं आप? जैसे सोशल मीडिया मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ,
मैंने 2017 से अपना व्हाट्सएप ही चलाती हूँ, इंस्टा फेसबुक तो मैं यूज़ ही नहीं करती। लेकिन जैसे ना बाकी तो विशाल ने बता दिया है, लेकिन मैं इस करके बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया नेगेटिव है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ सोशल मीडिया का बहुत लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे लड़कियाँ फ़ोन पे अपनी जैसे सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डाल देती हैं। मेनली ये कि कंक्लूड करके मैं बताऊंगी कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। लड़कियों के जैसे फ़ोटो का यूज़ किया जाता है, लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं। फैमिली के साथ लड़कियों का इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, डर के मारे हमें फ़ोन रखना बंद करवा देंगे घर के, हमें पढ़ना बंद करवा देंगे घर के। इस करके लड़कियां घर में ये बातें भी शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्टैक्ट में आती हैं लड़कियों की फ़ोटो वायरल कर देते हैं कुछ भी, मतलब सोशल मीडिया का। इस करके मैं बोलती हूँ कि उसका गलत यूज होता है। सोशल मीडिया अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, और स्टूडेंट को तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एक ग्रेड होता है ना किसी चीज़ का, जितना मैंने देखा है, हम 5 मिनट के लिए मान लो हमने इंस्टा खोल लिया, इंस्टाग्राम, तो वो 5 मिनट से 10 मिनट खोल लेते हैं, 20 मिनट, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है वो चीज़ें। वो मैं देखा है, फेस नहीं किया, देखा वो चीज़ें मैंने, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे। लेकिन जिसको उसका यूज़ करना आता है ना, उसके लिए ठीक है, लेकिन जैसे स्टूडेंट लाइफ में मेरे को नहीं लगता कि सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। सही, हाँ बिल्कुल। एक मीडिया लिटरेसी सब्जेक्ट है और भविष्य में आपको भी आएगा, अभी तक तो नहीं है, हालांकि वो सीबीएसई के पैटर्न में आ गया है, लेकिन एचबीएसई के पैटर्न में शायद सरकार आने वाले समय में उसको कर दे। उसमें यही सिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन का उपभोग हम कैसे करें, क्या देखें क्या न देखें, और क्या देखना हमारे लिए सही है। तो वो जब आप मीडिया लिटरेसी पढ़ोगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि फ़ोन का उपयोग करना है तो कहाँ करना है, किस कंसर्न में करना है, इसकी समझ आम समझ हम सब के बीच एक खड़ी होनी चाहिए। आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। आखिरी सवाल जो हर एक के जीवन में हर एक को फेस करना पड़ता है, स्ट्रेस, मानसिक तनाव से दूर कैसे रहें, क्योंकि जब आप अपने कैरियर के एक अंतिम पड़ाव पे होते हैं, कुछ अचीव कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान कुछ ताने कुछ टोंच हर एक के जीवन में फेस करने पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान जब उसकी लाइफ कई बार गलत ट्रैक भी ले लेती है, सुसाइड की करने का भी मन करता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, या सब कुछ छोड़ने का मन करता है, तो इस दौरान ये फेस सब पे आई हुई है, भविष्य में आप पे भी आएगी, आपने भी फेस की है। तो उस दौरान जब ये टोंच का जब सिलसिला चला पूनम, तो आपने उसको कैसे दूर किया? जैसे जिस बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं ना, उसमें सोसाइटी ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये खा लिया तो लोग क्या कहेंगे, ये पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे। अब यही है कि टोंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन टाइप फील होता है, उसको दूर करने के लिए जैसे हम अपने लेवल पे देखें तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका उनमें से ये है कि कोई तो आपका फ्रेंड होता है, माँ बाप, लड़की लड़का कोई भी हो, देखो लड़का फ्रेंड होना भी गलत बात नहीं है, उससे आप बातें शेयर कर सकते हो, स्ट्रेस इससे दूर हो सकता है। अगर हम उसको फिजिकल लेवल पे या एजुकेशनल लेवल पे देखें, आप एजुकेशनल लेवल पे आपको कुछ भी पढ़ना पसंद है, आप वो कर सकते हो, आपको कुछ सुनना पसंद है, आप वो कर सकते हो। आप जैसे हम देखें तो आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको बीमारियों से भी बचाता है और आपका स्ट्रेस भी दूर करता है, मेडिटेशन योगा। और हाँ, आप थोड़ा कुछ रिलीजियस चीज़ें पढ़ सकते हो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, हमारी भागवत गीता आप पढ़ सकते हो। आपका कोई फेवरेट कुछ भी है ना, वो कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, आप अकेले खेल सकते हो, खुद से बातें कर लो, स्ट्रेस दूर हो जाता है। मतलब आपका फेवरेशन किस में है वो करो आप अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। लेकिन टोंट तो देखो आपको हर जगह से मिलेगा, अपने आप को ना पॉजिटिव रखो, अपने आप को स्ट्रोंग रखो। टोंट आपको जब तक आप इस दुनिया में आए हो ना, जैसे लड़कियां आती हैं तो मिलते हैं लड़की होगी, वो भी टोंट ही होता है। अब जैसे कोई भी हम लड़कियां पेट में होती है ना, मतलब चलो अब तो पता नहीं चलता, ये एक क्राइम हो गया है कि वो बताना, भ्रूण हत्या जब होती है ना, तो लड़कियों को तो टोंट मिलना तभी से स्टार्ट हो जाता है। और मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस किया है, हर जगह फेस किया है। अब तो चलो नहीं है वो चीज़ें, अब वो चीज़ें सब कवर हो गई हैं। लड़कियों को टोंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखो, टोंट से दूर रखो, लेट गो करो हर चीज़ को, जो अपना गोल है उस पर फोकस रखो, और जो आपको जिस चीज़ से आपको संतुष्टि मिले, जिस चीज़ से आपको रिलैक्स मिले, आप वो चीज़ें करो। आप किसी को मत देखो क्या कहेगा कौन कहेगा, दुनिया का काम है कहना, वो कहेंगे। विशाल,
आपके जीवन में भी ये फेज़ आया होगा, आपने उसको कैसे नेगलेक्ट किया? सर मैं ये कहता हूँ कि जब भी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आप यूपीएससी, एनडीए, आईआईटी, नीट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेस रेट 100% मिल जाएगा। उसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपना हार्डवर्क पुट करते रहना होगा। सर मैं मेरी बात करूँ, मेरा 3rd अटैम्प्ट में रिटर्न हुआ था यूपीएससी, एनडीए का। सर उसकी वजह से 2 बार मैं भी काफ़ी डिमोटिवेट होता था कि हाँ 2 बार रिटर्न नहीं हो रहा है, मैं कैसे उस चीज़ को करूँगा, हाउ विल बी अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, जो कि मेरा बचपन से सपना था। तो सर वो हमें अपने लेवल पे खुद उस चीज़ से लड़ना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। फैमिली भी सर कई बार होता है, फैमिली भी कहती है कि हाँ भाई काफ़ी टाइम से आप ये चीज़ कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग इट, सो व्हाई आर यू पुटिंग योर ऑल एफर्ट्स एंड स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट एंड दे जस्ट समटाइम्स सर इट हैपन्स। बट सर उस चीज़ से हमें पर्सनली टैकल करना होता है, अपने आप को बताना होता है कि और कहाँ कमी रही है। ये ना सोच के कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रहती है और कितना हम आगे अब कर सकते हैं और उससे उस चीज़ को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि हमें एक ऐसी हॉबी, एक ऐसा इंटरेस्ट ज़रूर रखना चाहिए जो हमें इस चीज़ से ओवरकम करने में मदद करे। हमें कुछ ना कुछ इसी चीज़ में अपने इंटरेस्ट, अपना हॉबी रखनी चाहिए कि जब आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है तो आप किसी से बात करें, मम्मी से बात करें, पापा से बात करें, किसी भाई बहन से बात करें, जो आपको थोड़ा कंसोलिडेट करे, जिससे आपको लगे कि हाँ मैं अभी आगे करूँगा, जो आपको थोड़ा मोटिवेट करे। मैं ये कहूँगा कि मोटिवेटेड बंदों के साथ ही आपको रहना चाहिए, जो आपके पीयर्स है, जो आपका पीयर ग्रुप है, वो ऐसे दोस्तों का हो, ऐसे बच्चों का हो जो खुद भी डेडिकेटेड है अपने एम के लिए। तो उस चीज़ से टैकल करना काफ़ी आसान हो जाता है जब आप उस चीज़ को शेयर करते हो। तो सर मैं ये कहूँगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी एंड यू हैव टू टैकल इट बाय योरसेल्फ। तो सर उसको टैकल करने के बाद ही हम कुछ बन सकते हैं, और सर वो हमें करना खुद से ही करना होता है। सर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को और सभी बच्चों को भी। अभी सवाल और भी है जहन में, लेकिन फिलहाल हमें इस चर्चा को विराम देना होगा। और आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कुछ सुझाव हो इन चीज़ों को लेकर वो भी बताना पड़ेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।